गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल रिव्यू में। आज है 28 मई और हम 28 मई के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं आज के सुविचार के बारे में। सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं, उन्हें सच करने के लिए हर दिन खुद को मेहनत की भट्टी में तपाना पड़ता है। इसलिए रोजाना मेहनत करें, एक दिन आपको इसका फल जरूर मिलेगा। बात करेंगे 28 मई के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूख दिवस, जिसे वर्ल्ड हंगर डे बोलते हैं, एंड विश्व ब्लड कैंसर दिवस, और ग्लोबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है टुगेदर फॉर पेट फ्रेंडली वर्ल्ड। बात करेंगे 28 तारीख के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 अप्रैल को मनाया जाता है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। बात करेंगे आज के प्रश्न नंबर 1 की। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लिए स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पिरोल एकत्रीकरण नीति के तहत पिरोल का समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 50 रुपये प्रति केजी। बात करेंगे पिरोल नीति और वनाग्नि प्रबंधन के बारे में। वनाग्नि का मुख्य संकट किस वजह से होता है? जैसे चीड़ का पेड़ है, उनसे हमें पिरोल, मतलब जो चीड़ के पेड़ की पत्तियां होती हैं उन्हें पिरोल बोला जाता है, जो क्या है बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती हैं, जिससे गर्मियों में उनमें आग पकड़ने का खतरा रहता है। तो जो इसका नया क्रय मूल्य है वो 50 रुपये प्रति केजी कर दिया गया है। और राज्य में कौन सी नीति लागू की गई है? पिरोल लाओ पैसा पाओ, जिससे क्या है वनाग्नि को कम करने में हेल्प मिलेगी और ग्रामीण को रोजगार में सृजन हेतु जो राज्य सरकार है वो हेल्प करती है। ठीक है, बात करेंगे वेस्ट टू वेल्थ उपयोग। जो पिरोल है इसका उपयोग बायोकोल के रूप में किया जाता है, बायोकोल बनाने के लिए, और बिजली उत्पादन के लिए कोयले के विकल्प के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में माइस पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस शहर में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऋषिकेश। बात करेंगे माइस पर्यटन और ऋषिकेश सेंटर के बारे में। माइस को हम क्या बोलते हैं? मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। इसके माध्यम से व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन करना, ये उद्देश्य है सरकार का। ठीक है, ऋषिकेश कन्वेंशन सेंटर, ऋषिकेश को योग नगरी भी बोलते हैं, जिसमें योग की वैश्विक शाख का लाभ उठाने के लिए विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या फोकस किया गया है? उच्च आय वाले पर्यटन पे फोकस किया गया है, जिससे क्या है नीति का प्रमुख उद्देश्य है राज्य में उच्च आय वर्ग के राष्ट्रीय व वैश्विक कॉर्पोरेट अतिथियों को आकर्षित करना है, जिससे क्या है राज्य की आय बनी रहे। सीजनल डिपेंडेंस का अंत, इसमें जो सीजनल डिपेंडेंस है उसका अंत किया जाएगा। कैसे? अगर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा तो इससे क्या होगा, वर्ष भर स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, और जो सीजन के अकॉर्डिंग निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज किसे घोषित किया गया है, जहां हाल ही में डार्क स्काई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व वेधशाला स्थापित की गई है? जिसका सही आंसर है बैनीताल चमोली। बात करेंगे हम एस्ट्रो टूरिज्म और बैनीताल के बारे में। बात करेंगे डार्क स्काई टूरिज्म किसे बोलते हैं? रात में तारों, ग्रहों और मंदाग्नियों को के दृश्य हेतु प्रदूषण मुक्त जो ऊंचे पर्वतीय स्थल है वहां की यात्रा करना, इसे हम डार्क स्काई टूरिज्म बोलते हैं। बैनीताल का चयन क्यों किया गया है? क्योंकि बैनीताल चमोली जिले के 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तराखंड का प्रथम एस्ट्रो विलेज इसे घोषित किया गया है, जहां से अच्छा व्यू दिखता है मंदाकिनी और तारों ग्रहों का। ठीक है, नाइट विजन वेधशालाएं, खगोलविदों और पर्यटनों के लिए आधुनिक टेलीस्कोप वहां और वेधशालाएं वहां स्थापित की जा रही हैं। ठीक है, भारत का पहला रिजर्व कौन सा है? लद्दाख के हालने में स्थित है, जो पहले से ही कार्यरत है। ठीक है, डार्क स्काई विजन के लिए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में करने का निर्णय लिया है? जिसका सही उत्तर है हल्द्वानी। बात करते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के बारे में। विश्वविद्यालय का स्थान रहेगा हल्द्वानी, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस के अंदर आएगा कौन कौन से विषय आएंगे? खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसिन, उत्कर्ष कोचिंग और एथलीटों के रिहेबिलिटेशन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी इस विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, ओलंपिक का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तराखंड जो इसका मुख्य उद्देश्य है, ओलंपिक इसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उत्तराखंड के युवाओं को ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक स्तर हेतु तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मेजबानी की क्षमता और विकास, इस बुनियादी ढांचे के तहत राज्य में भविष्य के राष्ट्रीय खेलों और अन्य बड़े खेल आयोजन के लिए मेजबानी में हेल्प मिलेगी। ठीक है,
बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा प्लाटो अंतरिक्ष मिशन, जिसे 2026 में लॉन्च किया जाना निर्धारित है, किस अंतरिक्ष। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। मई 2026 में जारी किए गए टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की वैश्विक सूची में भारत के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर एरावत को किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा, जिसका सही उत्तर है सीडेक पुणे में। बात करेंगे हम एआई सुपर कंप्यूटर एरावत के बारे में। एरावत की पहचान क्या है? एरावत भारत का सबसे तीव्र और विशाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्लाउड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसे वैश्विक टॉप 100 में रखा गया है, सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। बात करेंगे हम स्थापना स्थल की। इसे पुणे के प्रतिष्ठित संस्थान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में स्थापित किया गया है। ठीक है। बात करेंगे राष्ट्रीय एआई मिशन के बारे में। इसके जरिए मौसम का पूर्वानुमान और नई दवाइयों की खोज और जीनोमिक अनुसंधान में और भाषा प्रसंस्करण में किया जा रहा है। ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 9 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए किन देशों ने आधिकारिक रूप से साझेदारी की है, जिसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप देश ने। बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु COP 31 के बारे में। COP 31 की मेजबानी वर्ष 2026 में होने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय देश करेंगे। इसमें क्या फोकस किया जा रहा है? द्वीपीय देशों का जो संकट है, देशों में जो संकट है, ठीक है, समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण तुवालू, फिजी और किरिबाती जैसे छोटे द्वीप देशों के अस्तित्व में गंभीर संकट है। जलवायु वित्त, ठीक है, COP 31 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो संकटग्रस्त के देश हैं उनको वित्तीय सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी हेतु फंड देना। ठीक है। सम्मेलन की श्रृंखला COP 28 2023 में यूएई में किया गया था और COP 29 अजरबैजान 2024 में किया गया था। COP 30 ब्राजील में किया गया था 2025 में। ठीक है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 के बारे में। भारत सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत योग्य परिवारों को प्रतिमाह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका सही उत्तर है 300 यूनिट। बात करेंगे हम PM सूर्य घर मुफ्त बिजली। इस योजना का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार द्वारा देश के 1 करोड़ निर्धन परिवारों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाना है। ठीक है। अतिरिक्त आय का साधन, जैसे जो उपभोग से बची हुई अतिरिक्त सौर बिजली है उसको बिजली ग्रिड को वापस करके जो परिवार है वो अपनी मासिक आय अर्जित कर सकता है। ठीक है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। और नेट जीरो 2070 लक्ष्य क्या है? भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन एमिशन को शून्य करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने में यह योजना काम आएगी। ठीक है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रतिष्ठित थॉमस और उबेर कप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका सही आंसर है डेनमार्क। बात करेंगे हम थॉमस और उबेर कप के बारे में। ये जो आयोजित किया जाता है वैश्विक बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है। पुरुष और महिला वर्गीकरण कैसे किया गया है? थॉमस कप पुरुषों की टीम की चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है और उबेर कप फीमेल की चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है। ठीक है। मेजबानी देश इस बार कौन कर रहा है? डेनमार्क का हॉर्सेस शहर कर रहा है। भारतीय बैडमिंटन का गौरव 2022 में इतिहास रचते हुए डिफेंडिंग चैंपियनशिप इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप जीता था। ठीक है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 12 के बारे में। नासा और इसरो के बहुचर्चित संयुक्त उपग्रह मिशन निशार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है पृथ्वी की सतह और इकोसिस्टम में बदलाव को मापना है। ठीक है। निसार मिशन के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है? एक संयुक्त रडार उपग्रह मिशन है। ठीक है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय इसरो का पहला संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। आपदा पूर्व चेतावनी, ये पृथ्वी में के भूगर्भीय प्लेटों में होने वाली सूक्ष्म परिवर्तनों को मापकर भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोटों का सटीक अध्ययन करेगा। ठीक है। दोहरी रडार फ्रीक्वेंसी, इसमें नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड रडार लगाया गया है जो कि रात में बादलों और सघन अंधेरों को भेदने के लिए सक्षम है। ठीक है। 12 दिनों की वैश्विक मैपिंग, इसमें ग्लेशियर पिघलने की दर और जंगलों के घनत्व में आ रहे बदलावों को 12 दिनों तक ये क्या करता है? मेजर करता है, पूरे ग्रह में ट्रैक करता है। ठीक है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 13 के बारे में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिनके नेतृत्व में हाल ही में जलवायु वित्त पोषण को लेकर नए वैश्विक सुधारों की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है अजय बांगा। विश्व बैंक और जलवायु वित्त। अजय बांगा कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है। नवीनतम संस्थागत विजन क्या है इनका? पूरे विश्व को गरीबी से मुक्त करना। ठीक है। और
ग्रीन एनर्जी का वित्त पोषण। इसके तहत जो विकासशील देश हैं देशों को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने हेतु बजट प्राप्त कराना। ठीक है। मुख्यालय और स्थापना। इसकी स्थापना 2044 के ब्रिटेन वुड सम्मेलन में हुई थी और जिसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करेंगे हम। हाल ही में भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है वरुणा। बात करेंगे हम भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास के बारे में। द्विपक्षीय वरुण अभ्यास क्या है? ये फ्रांस की और भारतीय नौसेना के बीच एक रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने हेतु आयोजित वार्षिक अभ्यास है। ठीक है। हिंद महासागर में संतुलन। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव को संतुलित करना और जो समुद्री व्यापार मार्ग है उसे सुरक्षित करना है इनका उद्देश्य है। ठीक है। प्रारंभ और विकास। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी, जिसके बाद 2001 में इसको आधिकारिक रूप से वरुण नाम दे दिया गया है। ठीक है। वायुसेना और थल सेना अभ्यास। फ्रांस के साथ जो वायुसेना अभ्यास होता है उसे गरुण बोलते हैं और थल सेना अभ्यास को शक्ति बोला जाता है। ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? इसका सही उत्तर है इटली। बात करेंगे शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में। विंटर ओलंपिक किसे बोलते हैं? जो बर्फ पे खेले जाने वाले रोमांचक खेल हैं जैसे आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्कीइंग, इनको क्या बोला जाता है? विंटर ओलंपिक्स बोला जाता है। ठीक है। इटली इसकी मेजबानी करेगा इस बार। 2026 के 25वें शीतकालीन ओलंपिक जो खेल है इसका आयोजन इटली के मिलन और कार्टिना डी ओम्पेच शहर में किया जाएगा। ठीक है। इटली की खेल साख। इससे पहले इटली वर्ष 1956 कार्टिना और 2006 ट्यूरिन में विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कर चुका है। ठीक है। पिछला और भारतीय संदर्भ क्या है इसके बीच? पिछला शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ था और विंटर ओलंपिक्स में भारत के सीमित एथलीट ही भाग लेते हैं। ठीक है। बात करेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का अंत ऐतिहासिक रूप से किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1921 में। 13 और 14 जनवरी 1921 में हुआ था इसका अंत। बागेश्वर की सरयू नदी के तट पर इसका अंत किया गया था। ठीक है। बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। सॉरी, इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है, इसके लिए सॉरी। बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है उत्तर नंबर बी, 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जिन द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।